चलिए तो आप लोग दोस्तों ऑलरेडी आ चुके हैं। वेलकम। रानी, बबलू, नेहा, जितेंद्र, अनुजा। चलिए तो सभी लोगों को दोस्तों आप लोग भी अगर व्हाट्सएप पर शेयर कर सकें तो शेयर कर दें। चलिए तो आज दोस्तों ईवीएस के क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 2021 के पेपर में आए हैं। गुड इवनिंग गाइज। चलिए तो सभी लोग दोस्तों ज्वाइन हो जाएं, फिर हम 1 मिनट में शुरू करते हैं। ऑडियो गाइज क्लियर है या फिर स्लो आ रहा है थोड़ा? ऑडियो ठीक है सर। ओके। चलिए अब एक क्वेश्चन। चलिए तो ईबीएस को देखते हैं अब हम। कभी आप लोगों ने 2021 का पेपर देखा है या फिर दिया हो, जो अभी पिछली बार हुआ था सीटेट का? नहीं सर, हम लोग ठीक है। मतलब डिग्री नहीं था तभी के लिए। अच्छा अच्छा, तो फर्स्ट टाइम है आपका ये ना? ठीक हाँ है। जो सर। लोग भी ऑडियो से क्वेश्चन पूछना चाहें तो अपना ऑडियो बढ़िया ऑन करना है, इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी है, तो पूछ सकते हैं डाउट कोई भी। चलिए, एजुवाइंस अपना यूट्यूब पर चैनल है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई अगर लेट ज्वाइन करता है अपने इस सेशन को तो वहां पर इसका रिकॉर्डिंग जो है वहां अपलोड हो जाता है। जैसे कल क्लास हुई थी सीडीपी की, तो उसको अपलोड कर दिया गया था 10 मिनट बाद। चलिए तो ये है दोस्तों मैथ के क्वेश्चन। मैथ के भी हम करेंगे, लेकिन आज जो है वो ईवीएस के। तो पेपर कराने का मोटिव दोस्तों ये होता है कि आपको जो एग्जाम में बाद में मिलना है पेपर, वो यहीं देख के जाइए आप, ताकि वहां से डर खत्म हो जाए। तो हम सीधे सीधे जो 2021 में पेपर आया उसी से लड़ेंगे आज, कि कितना हमारे दिमाग को पता है ये सब चीजें। चलिए तो अब ये आ गया है हमारा क्वेश्चन 61, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है अपना ईवीएस का। चलिए तो कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं, हैंड रेज करें थोड़ा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? अब कुछ लोगों को लगेगा ये संघ शासित क्या है? मणिपुर सर। तो जी, या तो इसका मतलब वही है जो केंद्र शासित होता है, यानी कि इंग्लिश में देखेंगे तो यूनियन टेरिटरी सेम नाम मिलेगा। चलिए भाई, नेहा ने बी दिया है, रानी ने सी। देते जाइए आंसर। तो 61 का दोस्तों हमारा बिल्कुल मणिपुर जो है सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब जो है यूनियन टेरिटरी थे। ठीक है। और जब से धारा 370 को स्क्रैप किया गया और दोस्तों जम्मू कश्मीर में इनको अलग किया गया और लद्दाख को अलग किया गया, तो ये यूनियन टेरिटरी बन गए। क्योंकि अगर पहले हमसे पूछा जाता था ना, तो क्या होता था कि जम्मू कश्मीर भी एक स्टेट था। चलिए, वेरी गुड दोस्तों। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड का बताइए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा आपको, इसका कोई भी सही आंसर बता नहीं पा रहा था जब सीटेट का पेपर हुआ था, क्योंकि कहीं इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता। बताइए 62 क्या लग रहा है बबलू गुजरात इसका तमिलनाडु सर। आपको? गुजरात अच्छा। तमिलनाडु। और कोई ऐसा ऑप्शन? बहुत लोगों को तो जब सीटेट का पेपर हुआ था जनवरी में, तो 90% लोगों ने पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया था, पहला या चौथा, क्योंकि वो जानते हैं बॉम्बे हाई फेमस है तेल के उत्पादन के लिए। चलिए तो देखते हैं सीटेट ने क्या दिया था आंसर। सेकंड का ए आ रहा है। ओके।
तो इसका दोस्तों 62 का जो है करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का। ठीक है, गुजरात और तमिलनाडु। तो कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं गुजरात और तमिलनाडु? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका डिटेल जो है पूरा मैं आपको बताऊंगा। अभी एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों, इसका जो रियल सॉल्यूशन हमें वहीं से पता चलता है। तो गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की थी 2019-20 के टाइम पर। उसमें लिस्ट दी थी पूरी कि किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, कहाँ होता है। तो उसमें जो है दोस्तों पहले दूसरे नंबर पर गुजरात और तमिलनाडु थे। सो दैट्स वाई सी शुड बी करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलिए, डायनामिक ने आंसर सी दिया है। चलिए डायनामिक, स्वागत है, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। चलिए अब 63 का दोस्तों आंसर करें। तो हमारे देश का संविधान निम्न में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? बिल्कुल भाई, सभी लोग अम्बेडकर जी। आंसर देते जाएं। क्या लग रहा है इसका? इसमें तो वैसे ज्यादा दिक्कत है नहीं, है ना? भीमराव सी अम्बेडकर सर। बिल्कुल, जी सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अब 64। इसमें भी दोस्तों बहुत लोगों ने गलत किया था इसका आंसर। अब आप लोग सोचिए क्या हो सकता है। तो जो लोग आज दोस्तों पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, जैसे अनुजा ने भी हाँ आंसर दिया था। चलिए, अनुजा भी ज्वाइन कर चुके हैं शुरू से। तो अनुजा ने शायद कल की ज्वाइन नहीं की थी। जिनने भी नहीं ज्वाइन की उनको रिकॉर्डिंग यहीं पे मिल जाएगी। जहां आपने क्लास को ज्वाइन किया है वहीं पे टेस्ट वाला ऑप्शन है, स्टडी मटेरियल है, सब कुछ वहीं पर है और रिकॉर्डिंग भी है। तो कल की क्लास देख सकते हैं। चलिए 64 का आंसर आ चुका है। हम्म, आप लोग नंबर लिखते जाएं, क्या दिया है 64 का? ओके, तो डी आंसर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को कुछ लोगों ने अच्छे से पढ़ा नहीं तो उनको दिक्कत आ गई थी। यहाँ पर हमारा देखते हैं थोड़ा अच्छे से इसको। पहला है पौधों को सहारा देना, है ना? अब लेकिन ये जो चारों पढ़ तो लिए। अब ज्यादातर एक बार दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि मिट्टी जो होती है, एक बार सीटेट में ऐसा आया था कि मिट्टी से क्या मिलता है। तो वो ह्यूमस प्रदान करती है। ठीक है, उससे ये काम बनता है, पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। तो यहाँ पूछा गया था जड़ों वाला, तो लोगों को लगा कि ह्यूमस भी इसमें आ जाएगा। लेकिन इसमें ह्यूमस नहीं होता, क्योंकि जड़ का काम ह्यूमस देना नहीं है। ह्यूमस जो देती है मिट्टी देती है। ठीक है, तो भोजन संचित करना ये जड़ जड़ का काम है बिल्कुल। पौधों को सहारा भी देती है और पानी और खनिज को अवशोषित करना, यहीं से पौधे में मिलता है ये सब कुछ। बिल्कुल दोस्तों, वेल डन दोस्तों, 4 बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे आते हैं। चलिए 65 का दोस्तों बताइए। ठीक है, तो नंबर लिखते जाएं। जैसे 65 है यानी 5 का कौन सा लग रहा है, ए बी सी डी, विच एवर यू थिंक। ओके, तो 5 का बी नेहा ने दिया है, अनुजा ने सी दिया है, बबलू को सी लग रहा, तेलंगाना। ओके, अगर दोस्तों तेलंगाना ना होता तो क्या एक और कोई ऑप्शन ऐसा है जो आ सकता है? आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। तो तेलंगाना की जगह कोई और ऑप्शन भी हो सकता है एग्जाम में। हैदराबाद तो एक हाँ जगह है, उसी के अंदर आती है। वेरी गुड। हाँ हाँ और सर, बिल्कुल, हैदराबाद हो सकता था।
हाँ, हैदराबाद किस में आता है? ये तो अभी तेलंगाना में है ना, कि आंध्र प्रदेश में है? तो आपने दोस्तों जो बुक अपन लोग पढ़ते हैं ना, तो हैदराबाद एनसीईआरटी की तेलंगाना जो, में आता है सर। हाँ शायद अब जो है अब तेलंगाना में आता है, लेकिन आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था ना तेलंगाना, ये तो आप जानते हैं, हाँ सर। 2014 में। हाँ, तो क्या होता था कि पहले की बुक बनी हुई है एनसीईआरटी की, 3 4 5 में जो ईवीएस की बुक्स हैं, उसमें ये चैप्टर है। ये साड़ी वाला ही पूरा लिखा है, पोचमपल्ली जगह कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो उसमें आंध्र प्रदेश लिखा है। और 2016-17 के आसपास सीटेट का क्वेश्चन आया था, तो उसमें ऑप्शन था आंध्र प्रदेश। लेकिन अब उनने एक चालाकी ये कर दी कि उन्हें तेलंगाना डाल दिया था उसकी जगह, क्योंकि ये रियल में तेलंगाना में अब आने लगी है ना, क्योंकि तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश में ही आता था, अब अलग हो गया। तो दोनों ऑप्शन आप कर सकते हैं, अगर आपको आंध्र प्रदेश मिले तो वो कर दिया करो, लेकिन अब जो है तेलंगाना ही आया करेगा। चलिए अब 65 के बाद, सॉरी, हाँ 66। चलिए बिल्कुल अनुजा, आंध्र प्रदेश बहुत अच्छे। 66 का बताइए दोस्तों। ये जो दोस्तों जितने ईबीएस में आए थे ना, तो हम लोग यूट्यूब पर क्लासेस लेते रहे हैं, तो जिन लोगों ने पिछली बार क्लासेस ली थी उनके सब क्वेश्चन मैंने ये कराए थे, ये सब। ये क्योंकि मैग्रा हिल की एक बुक आती है ईबीएस की, उसमें ये सब क्वेश्चन है ऑलरेडी, तो उसी के मैंने कराए थे काफी क्वेश्चन। हम मैग्रो हिल का लिए हुए हैं सर, बहुत अच्छा बुक है उसका फिर। हाँ, उसकी प्रैक्टिस कर ली तो समझ लो थर्ड, उसमें पेडागोजी बहुत अच्छी है, तो उसकी बढ़िया स्टडी करो, यहाँ पर प्रैक्टिस होती रहेगी, जो डाउट हो वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अपन को दोस्तों सर सीटेट उसमें में गलती भी पास बहुत किया होना हुआ है है सर, यही। लेकिन जी क्या है? उसमें ऑप्शन गलती भी बहुत किया है आंसर में सर, हाँ मैग्रो हिल गलत में। तो है, बिल्कुल। लेकिन क्या होता ना, फिर अपन को गलतियां पता किसको चलती हैं, जो अच्छा ज्ञान जिसको हो जाता, तो उसी बुक से अपन इतनी अच्छी चीजें पढ़ लेते हैं जो उसमें डिटेल दी है। तो डिटेल गलत नहीं दी है ना, जो थ्योरी दी है वो गलत नहीं है, क्वेश्चन के आंसर गलत है, तो अपन खुद गलती पकड़ लेते हैं उसकी, है ना। तो अपने अंदर ये स्किल आ जाती है गलतियां ढूंढने की और सही करने की। चलिए भाई, तो 66 का आंसर आ चुका है दोस्तों, बिल्कुल। अब इसमें तो हमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी ना। आंवला देख हम लोगों को बोला भी जाता है, जैसे कहते हैं कि भाई आयरन की कमी है ना। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अगर खून की कमी हो जाए? कुछ बोलते हैं ना, रोग का नाम है। एनामिया। हाँ, एनामिया। एनीमिया। जी बिल्कुल। तो एनीमिया की बात पूछें, अगर एनीमिया की किसी को कमी है, ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है, तो क्या करना चाहिए उसे? डॉक्टर बोलते हैं कि आंवला, आंवला लीजिए या उसका चूर्ण मिला के पानी में पीजिए, पालक खाइए और गुड़। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 पर। चलिए, तो जितेंद्र ने भी बी दिया था आंसर, सभी का बिल्कुल सही था। निम्नलिखित में से पक्षियों को समूह बताना है जो हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी अच्छे से देख सकते हैं, मतलब हम लोग कम देख पाते हैं इनसे। चलिए, तो भाई डी आंसर आ रहा है सबका, देखते हैं। तो बिल्कुल गिद्ध जिसमें मिल जाए समझो दोस्तों, वो तो होना ही है, अपन जानते हैं। बाज, चील, गिद्ध, ये सही हो जाएंगे। इनकी इंग्लिश भी देख लिया करो, है ना, क्योंकि इनका दोस्तों ठिकाना नहीं रहता, क्या कर देंगे। अब मान लो अगली बार क्वेश्चन आ जाए तो वो पता क्या लिख देंगे, वो बाज लिख देंगे, चील लिख देंगे, गिद्ध की जगह उसको हिंदी में लिख देंगे बलचर, है ना। तो अब सोचते रहेंगे क्या है ये बलचर, तो दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए इन चीजों से सीख लिया करो। चलिए अब 68 पर आते हैं। बताइए 68, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
चलिए, तो सबका आंसर सी आ रहा है। बहुत शानदार दोस्तों। असम ध्यान रखना है। अभी मैं इसकी ट्रिक भी आज आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे ध्यान रख सकते हैं। आपको पता तो है ही है, लेकिन और अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा। तो आज ही मैंने इसकी ट्रिक सोची थी थोड़ी, जब पेपर देख रहा था। तो ढालू छत है, इसका मतलब दोस्तों क्या है? कोई चीज ढालू है यानी कि वो समतल नहीं है ना, ये तो हम जानते ही हैं। मतलब सीधी सीधी कोई चीज होगी अगर, जैसे छत होती है अपनी, तो वो सीधी होती है जिसमें हम चल सकते हैं। लेकिन ढालू है ना, इस टाइप से, जिससे कोई चीज लुढ़क सकती है ना, इस उसको हम ढालू बोल देते हैं। इसका मतलब है वो समान नहीं है ना, असम है। सो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों? असम को अपन ढालू छत से रिलेट कर सकते हैं। चलिए, क्लियर हो दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम। 69, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों। आज इसको हम लोग समझेंगे। कुछ लोगों को दिक्कत होती है ऐसा क्वेश्चन करने में। चलिए, तो बताइए दोस्तों क्या हो सकता है 69 का। आराम से सोचिए, 1 मिनट है आपके पास, और नंबर लिखते जाएं कि 9 का कौन सा बता रहे हैं आप। आपको पता चल रहा बबलू क्या हो सकता है इसका आंसर? हाँ सर। दिल्ली की। हाँ बताइए। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। अच्छा, कैसे पता किया जाता है इसको? अपन कैसे गैस करेंगे? क्या कि सर गुजरात गांधीनगर जो है वो दक्षिण में है और पश्चिम करके है, और जाकर के उधर बिहार अपना हो गया वो पूरब में, पूरब और जाकर के जो बिल्कुल। पूरब और जाकर दक्षिण में सर, पूरब दक्षिण में बी नंबर होगा सर। अच्छा। दिल्ली से बी नंबर होगा सर, जी क्या कि जी। दक्षिण में ही है क्लियर दोनों हो का गया सापेक्ष। सबका आंसर। तो 69 का दोस्तों सबसे पहले हम बता देते हैं क्या क्लियर इसका आंसर क्या दिया है सीटेट ने। ये है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। अब आप लोगों को, कुछ लोगों को लगने लगता है कि उत्तर पूर्व क्यों नहीं है, तो इसको अपन दोस्तों समझते हैं अच्छे से। पहले मैं क्या करूं, व्हाइट बोर्ड लेता हूं अगर मिले कहीं। हम्म, चलिए, जैसे ये है जगह, ठीक है, यहाँ करता हूं मैं। तो ये है, जैसे दोस्तों ये है अपना दिल्ली लिखा है, ठीक है, ये दिल्ली है। यहाँ पर आप खड़े हैं ऐसे समझना है आपको। अब आपको करना क्या था एक्चुअली दोस्तों, यहां से दिल्ली से दिशाएं चलानी है, ठीक है। तो अपना जो नक्शा होता है वो दिल्ली यहाँ है, यहाँ गुजरात है कि नहीं बताइए। दिल्ली अगर आपकी नक्शे में यहाँ पर है, ऊपर है ना उत्तर दिशा, उत्तर दिशा की ओर दिल्ली है ना। वॉइस खोलिए, सभी लोग ऑडियो ऑन करें अपना, बोलते जाएं, हाँ सर। आंसर लीजिए सब। ठीक है, तो ये पता है ना दोस्तों आपको कि इस साइड यहाँ पर पड़ेगा पश्चिम, दिल्ली की दिशा में। अगर यहाँ देखें, अभी हम ये नहीं सोच रहे कि इसके बीच में आ रहा दक्षिण और पश्चिम के। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या देखना है भैया, बिहार का पटना। तो पटना जो है अपना इस साइड पड़ता है, ठीक है। हम्म। अब अपन यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली से हमें चारों दिशाएं सोचनी थी। पहले हम लोग दोस्तों, पता है डिसाइड कैसे होती है दिशा? पहले होती है अपने मध्य प्रदेश से। जो अपन नक्शा देखते हैं पूरा रियल में, तो मध्य प्रदेश से अपन गैस करते हैं कि मध्य प्रदेश बीच में पड़ गया। अब इससे पश्चिम में जो है अपना गुजरात है, और असम जो है पूरब में है, बिहार पूरब में है, और नीचे अपने बाकी के हो जाएंगे दक्षिण वाले, और ऊपर दिल्ली पंजाब हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ हमें अब दिल्ली के अकॉर्डिंग सोचना है, क्योंकि अलग से लिखा है दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष। तो ये जो दिशा होती है दोस्तों, अब ये चारों तरफ की हो गई। अब ये अपना क्या कहलाता है? ये अपना कहलाता है दक्षिण पश्चिम। तो गुजरात अपना यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और बिहार यहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व में। इसीलिए अपना बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं मैप में भी आपको शो करा के भेज दूंगा व्हाट्सएप पर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं 69 के बाद 70 पर। चलिए, समझ में आ गया दोस्तों 69 का आपको? किसी को कोई दिक्कत?
अगर जैसे आपको अब किसी दूसरे व्यक्ति को समझाना हो तो आप समझा सकते हो उसको कि नहीं? यस सर, हम लोग मैप पढ़े हुए हैं, हो जाता है अब। हाँ हाँ। चलिए, तो 70 का तो वैसे कोई दिक्कत है नहीं 70 में। चलिए, तो बी आंसर आ रहा है आप लोगों का। बिल्कुल दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं, मटर वाली चीज, ये 10th क्लास में भी पढ़ा है हम लोगों ने। तो ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे। चलिए, अब आगे आते हैं 70 के बाद 71 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? इसको बताएं दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आता है पेपर में। तो जो 6 थीमें रखी गई हैं ना ईवीएस में, जो क्लास 3, 4, 5 की बुक्स हैं, उनमें टोटल 6 यूनिट कह सकते हैं हम उनको, या थीम कह सकते हैं। उन्हीं के अंदर फिर चैप्टर को डिवाइड किया गया। चलिए, क्या कोई उनके नाम बता सकता है? टोटल दोस्तों 6 ही है ना, 6 थीमें। सर भोजन, आवास, उसके बाद हाँ। घूमना है और परिवार पर्यटन वाली है, भी है। मतलब। हाँ, परिवार भी एक है। तो देखिए परिवार और मित्र वाली मित्र और है परिवार एक। है। हाँ। हाँ। और फिर फूड वाली भी है एक, आवास वाली है जिसमें हमने अभी पढ़ा ना असम वाला को। हाँ सर, जल भी है उसमें। और हाँ, वाटर वाला भी हो जाएगा बिल्कुल। और एक यात्रा वाला भी है ना, ट्रेवल। हाँ सर, और ये एक यात्रा जो वाला भी। है, एक वो वाला है जो इस ऑप्शन में है, जिसका आंसर आपने दिया होगा। वेरी गुड नेहा, आपको भी सही पता है। चलिए, तो सी इसका सही आंसर है। चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थीम इन ईबीएस। चलिए, 72 का बताइए। ये जो अनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं, इसको भी काफी लोगों ने दोस्तों गलत किया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों डर जाते हैं कुछ लोग करने को, कुछ टीचर भी नहीं समझा पाते कैसे बताया जाए बच्चों को। तो आराम से समझते हैं हम लोग, इस पर डिस्कस करते हैं। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? यानी जब हम बच्चों के अनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बनाते हैं, उनकी जानकारी लिखते हैं, तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए? इस टाइप के दोस्तों हम लोगों को क्वेश्चन करने में बेनिफिट ये रहेगा, भले ही अगली बार जो पेपर होगा उसमें ये क्वेश्चन ना आए या इससे जुड़ा कुछ ना आए, लेकिन हमारी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। ऑप्शन को हटाने की, कि ये वाला कम इम्पोर्टेंट लग रहा तो ये नहीं हो सकता, वो एक स्किल आ जाती है हमारे अंदर। इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। सभी लोग आंसर करें, डरो मत। कोई भी जो भी लग रहा हो, क्योंकि कुछ तो लगा के आना ही है पेपर में। माइनस मार्किंग है ही नहीं, तो यहाँ भी ठोकते जाओ सभी, है ना। तो सबसे बेस्ट आप लोगों को क्या लग रहा है? 72। चलिए, तो सी आंसर आ रहा है सबका। ठीक है, ABC। ओके। इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें अच्छा आप लोग पहले ये बताएं, ये जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, इसमें क्या ये वाला ऑप्शन सही बात नहीं है? अनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में ये तो हम कर सकते हैं ना। अब देखिए, थोड़ा सा ये समझ लीजिए अनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते क्या हैं। ठीक है, जैसे आप दोस्तों टीचर हैं,
आप किसी कहीं स्कूल में, किसी गांव के स्कूल में या शहर में ज्वाइनिंग हुई स्कूल में, अब आप गए तो आप पढ़ाते रहे कुछ दिन, तो आप बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे कि ये किस तरह से सीखता है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग होता है। तो एक रिकॉर्ड रखते हैं आप बच्चों का, ये इस तरह से सीखता है, इसकी ये कमजोरियां हैं, इसने आज ये चीज बहुत अच्छी बात कही जिससे मुझे भी सीखने को मिला। पूरा एक रिकॉर्ड रखा जाता है। अनेक्डोट मतलब होता है एक कोई घटना, है ना, उसी से ये शब्द बन गया अनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। तो उनके रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। तो इसमें हम दोस्तों ये सिर्फ नहीं करते हैं ना कि सिर्फ जो प्रॉब्लम वाली चीजें हैं जिसमें बच्चों को दिक्कत आ रही है सीखने में, हम उनकी अच्छाइयों को भी लिखते हैं, ठीक है। रुचियों संबंधों की पहचान करते हैं, तो ये तो सही बात है ना। मजबूतियों कमजोरियों की पहचान करना बिल्कुल करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो अनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के लिए सही हैं, यानी ये पॉजिटिव वाले। हमें बताना है जो नहीं दर्ज किए जाते। तो निर्णय वाली कथन, यानी खुद से जजमेंट नहीं बनाना है टीचर को कि वो ऐसा करता होगा बच्चा, बच्चे को ऐसे ही सिखाएंगे हम, तो ये सब, और ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ए और बी इसका सही हो जाएगा। तो अब ध्यान रखना है, ऑफिशियल आंसर इज ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट। क्लियर है दोस्तों 72? देखिए यस टाइम सर। लगेगा, लगने दो, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, क्योंकि इससे जुड़ा फिर अगली बार क्वेश्चन मिल जाएगा तो नहीं बनेगा, है ना। और फिर ऐसे हजारों क्वेश्चन बस करने से कोई फायदा नहीं। ऐसे तो यूट्यूब पर लाइव चलते ही रहते दिन भर, तो किसी भी क्लास में ज्वाइन करते रहो जो बनते हैं पहले से, है ना। हम लोगों को अपनी कमियों को देखना है। चलिए अब 72 के बाद दोस्तों 3 को बताइए। थोड़ा सा लिखते जाएं अगर आपको क्लियर हो 72। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? चलिए तो आंसर करते जाएं सभी लोग। क्या लग रहा है 73? ओके, तो बबलू ने ए दिया है। ए आंसर आ रहा है सबका, ठीक है। तो एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ओके, तो एकीकृत क्या होता है, कोई ऑडियो से बताएगा? नेहा आप क्या ऑडियो से बता सकती हैं एकीकृत शिक्षा क्या होती है, या फिर एकीकृत ईबीएस? कोई भी अपना ऑडियो ऑन करके बताना चाहे। सर एक ही विषय वस्तु में मतलब विभिन्न मतलब 3 विषय वस्तु को शामिल करके इंटीग्रेटेड किया जाता है, जिस प्रकार से समावेशी में किया जाता है। हाँ, तो इसका एक्चुअल मीनिंग हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अपनी ईवीएस की बुक्स बनाई गई ना बच्चों को, 3 4 5 की, देखी हैं आपने? उनका पीडीएफ वगैरह सर कहीं देखा हो, सुना हो उनके बारे में, है ना। तो बच्चों के लिए 3 4 5 की क्लास में ही ईवीएस पढ़ाई जाती है, सिर्फ 1 और 2 में नहीं बनाएंगे। तो 3 4 5 में जो उनको बनाई गई है ना, जो, तो उनमें क्या किया गया कि ईवीएस के अंदर ही उनने देखो अलबरूनी वाले चैप्टर को भी जोड़ा है, यानी सामाजिक विज्ञान भी ऐड कर दी, साइंस की चीजें भी ऐड कर दी, है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी हर तरह की चीजों को। तो उसी में इंटीग्रेट कर दिया उनने, एक पर्यावरण में दर्शा दिया कि विज्ञान भी पर्यावरण का एक हिस्सा है और सामाजिक विज्ञान भी एक हिस्सा है उसी का। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं उस टाइम पे, तो इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते ना, ये सामाजिक के दायरे में आता है, ये विज्ञान के। वो तो हर चीज को एक चीज में देखते हैं कि ये हमारे आसपास की ही चीज है, तो जोड़ के देखते हैं, इसीलिए उसको इंटीग्रेटेड ईवीएस बोल सकते हैं।
तो इसमें अब क्वेश्चन में क्या था कि एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे, तो एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिला देंगे, उनको जोड़ देंगे, उनका संबंध बना देंगे। ठीक है, चलिए। बिल्कुल नहीं, हाँ आपने सही बोला। आप 73 के बाद आगे आते हैं। बताइए, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के बच्चों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। तो पुनीत यहाँ पर कौन है? टीचर है ना। तो कभी कभी यहाँ दिक्कत मत किया करो कि पुनीत जो है यहाँ पर टीचर है, स्टूडेंट नहीं है वो। चले, वेलकम सानू पांडे। तो आपकी जितनी भी क्लास छूट गई है, कुछ क्वेश्चन आधे छूट गए हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, यूट्यूब पर देख लेना क्लास के 10-20 मिनट के बाद। और यहाँ पर भी मिल जाएगी ऐप में, जो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है। चलिए भाई, तो सभी लोग इसका बी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, वेल डन। बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अच्छा क्वेश्चन था ये। पाचन से संबंधित बच्चों के विचारों को प्राप्त करना, क्योंकि इससे काम नहीं चल रहा अपना कि उनका हम मूल्यांकन कर दें। ये देखना कि वो चित्र बना सकता है कि नहीं, तो चित्र वगैरह बनाने से जरूरी नहीं है कि उसको उसका ज्ञान हो। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको चित्र बनाना तो नहीं आएगा, लेकिन वो उसकी चीजों को समझते होंगे कि पाचन तंत्र कैसे वर्क करता है। सर इससे बच्चा का पूर्व ज्ञान का पता चल जाएगा, कहाँ तक जान रहा है या नहीं जान रहा है। हाँ बिल्कुल, यही जरूरत है जानने की। चलिए, 75 का दोस्तों बताएं। इसमें दोस्तों जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, आप लोगों को कोशिश करनी है ऑडियो से भी चीजों को देखने की। उनको क्वेश्चन पूछें आप, या आप कोई आंसर देना चाहें तो भी दें, क्योंकि टीचर बनना है तो थोड़ा वोकल होना पड़ेगा अपन को, है ना। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। चले भाई, तो 75 का 4 आंसर दिया है सानू ने। रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। तो ये जो नहीं शब्द है दोस्तों, ये जरूर देख लिया करो पेपर में, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। अब इस नहीं का दोस्तों रिस्क ये रहता है ना कि फिर 3 ऑप्शन ऐसे रहते हैं जो एक तरफ भगते हैं, है ना, जो एक तरफ उनका पड़ला होगा भारी। और एक सिर्फ ऑप्शन ऐसा होगा अपना जो क्या होगा, वो एक तरफ होगा, वही आंसर होता है। लेकिन अगर आपने नहीं शब्द को छोड़ दिया, तो फिर आपको 3 ऑप्शन में से जो पहली बार देखेगा आप वही टिक कराओगे, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल सही दिए जाते हैं ना, वो पॉजिटिव होंगे। चलिए, तो 75 का देखते हैं कौन दे पाता है। ए आंसर आ रहा है और डी आ रहा है, ठीक है। तो 75 का दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। अब इसको समझते हैं थोड़ा इससे, क्योंकि रचनात्मक आकलन से क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। इसी को हम क्या दोस्तों अधिगम के लिए आकलन बोल सकते हैं, रचनात्मक आकलन को। सर अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम और क्या होता है सर? 2-3 होता है ना, उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अपन आज क्या करते हैं, जैसे ये आप ये सबसे पहले दोस्तों समझ लीजिए कि ये जो रचनात्मक आकलन है ना, ये ऐसा है कि जो बीच में ही चलता रहता है। चाहे जब कोई चैप्टर पढ़ाया, पूछ लिया बच्चे से उसके बारे में, अच्छा ये बताओ वो बताओ खड़े करके, तो ये कहीं भी शुरू हो जाता है रचनात्मक आकलन। इसका ऐसा नहीं है कि कोई टेस्ट कराया जाएगा उनको, सबको एक ही जैसा कराया जाएगा, ये कुछ नहीं। तो यही अधिगम के लिए आकलन होता है ना। तो ये रचनात्मक है। अब अपन देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा है, पहला वाला। अब बता सकते हैं आप पहला क्यों है बबलू, या कोई भी ऐसा बता पाए जो। ठीक है, तो नेहा ने लिखा है कंटिन्यू ना की तिमाही पर, वेरी गुड। चलिए, तो इसको समझते हैं दोस्तों थोड़ा। दूसरे ऑप्शन, जैसे पहले में लिखा है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी, तो ये तो रचनात्मक आकलन है ही नहीं ना दोस्तों, ये तो मानकीकृत में आ जाएगा, है ना। या फिर अधिगम का आकलन जो होता है, ये एक योगात्मक आकलन होता है, ये उसमें आ जाएगा, है ना।
अधगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। तो रचनात्मक आकलन क्या करता है कि वो तुरंत, जैसे टीचर ने पूछा, जैसे मैंने आपको ये 75 क्वेश्चन कराया, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो आप में से अगर किसी को नहीं आया होगा तो फिर मैं अपनी कमी को देखूंगा कि मैंने यार कोई कमी कर दी होगी समझाने में, या मेरा तरीका अच्छा नहीं रहा होगा, है ना। तो ये तो अच्छी बात है रचनात्मक आकलन की। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, बिल्कुल, इससे पता चल जाता है अपन को कितनी उनकी प्रोग्रेस हो रही है। और बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती। तो ये तीनों तो सही ऑप्शन है। सो दिस इज भाई अपना पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि हमें गलत नहीं वाला बताना है। चलिए 76 बताइए। स्मिता अपने बच्चों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। तो स्मिता यहाँ पर एक टीचर है। चलिए, तो सानू और नेहा ने डी आंसर दिया है इसका। सभी लोग देते जाएं आंसर। चलिए, तो डी आंसर आप लोगों का आ रहा है 76 का। ओके, इसमें दोस्तों मैं अभी ये देख रहा था, एक पोल वाला ऑप्शन आ रहा है, तो उसको देखता हूँ। आप उसमें टिक करना है इसका 76 का, ठीक है, आपको जो भी लगा हो आंसर। चलिए, तो सभी लोग सिलेक्ट करें इसका कौन सा ऑप्शन सही लगा था आपको। तो इसका सही आंसर दोस्तों डी, बिल्कुल सही दिया आप लोगों ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है ना। तो ये भाई देखिए, सबका आ गया है रिजल्ट आपका, और आंसर जो है इसका डी है, ठीक है। तो सभी का करेक्ट है जिन लोगों ने भी दिया है। तो एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब आगे आते हैं 77 पर। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। तो पेडागोजी में दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा भाषा पढ़नी पड़ती होगी आपको, इसी वजह से पेडागोजी में दिक्कत आती है थोड़ा। लेकिन काफी कुछ दिन, 2-4 बार हम लोग इन पेपर को करेंगे तो फिर स्पीड आ जाएगी बहुत अच्छी। चले भाई, तो ए आंसर दिया है सबने। देखते हैं अब 77 का, बिल्कुल दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें अलग से देखिए, दिख ही रहा अपन को, पॉजिटिव बातें लिखी हैं पहले वाले में, कठिनाई का पता लगाना और समायोजित करना कक्षा काल को। चलिए आगे बताइए अब 78। दिस इज ऑल्सो बेस्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन दिख रहा है पूरा। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, ये टॉपिक रखा। ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाहन चलाते हैं हम लोग, उसमें डीजल के वाहनों को यूज नहीं करना चाहिए, इस पर एक डिबेट रखी। तो इस डिबेट का मोटिव क्या है? तो नेहा ने 78 का बी दिया है। ओके, और अभी दोस्तों आपको टेस्ट किन किन लोगों ने नहीं लगाया है, जिनने भी नहीं लगाया है वो क्लास के बाद लगा लें। टोटल 4 टेस्ट मैंने बनाए हैं, है ना। सभी टेस्ट 15-15 क्वेश्चन के हैं, 20 मिनट का टाइम रहेगा हर टेस्ट में। तो यहीं पे एक टेस्ट वाला ऑप्शन रहेगा, जब आप बैक करेंगे लाइव क्लास खत्म होगी वहीं पे, तो उनको बढ़िया से अटेम्प्ट करना आपको। चलिए भाई, तो 78 का ओके, तो बी और सी में से लग रहा है। चलिए इसको समझते हैं दोस्तों, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए, तो जितेंद्र को ए लग रहा है। अब इसको दोस्तों अच्छे से डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। क्योंकि आप जहां देखेंगे ना यूट्यूब पर, कोई कितना बड़ा टीचर हो उनको भी डाउट है इसमें, लेकिन अब जब ऑफिशियल आंसर मिल जाता है ना अपन को, तो फिर अपन उसी तरफ सोचते हैं क्यों आखिर होगा। तो मैंने जो सोचा उसके बारे में आपको बताता हूँ क्यों है। तो अपना ऑफिशियल आंसर दोस्तों है डी नंबर का, ठीक है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है, ठीक है। तो अब ये वाला हमारा सही है। अब वाद विवाद दोस्तों किया क्यों जाता है? ये तो एक टॉपिक है, उनका मोटिव, ये टॉपिक क्यों बनाया गया? और भी कोई टॉपिक हो सकता था। तो मोटिव उनका सीधा सीधा ये नहीं है कि डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। वो कुछ और रख देते, वो और कुछ भी कह सकते थे, है ना, कि हमें पेट्रोल के वाहनों का उपयोग निषिद्ध करना चाहिए, वो भी तो नुकसानदायक है ना पर्यावरण के लिए। तो मोटिव इनका ये था कि बच्चे कुछ बोलें, अपने विचार प्रस्तुत करें, उनकी कल्पना शक्ति मजबूत हो, है ना। ये सब आपने पढ़ा भी होगा। तो इस मुद्दे पर छात्रों के कई दृष्टिकोण, उनके जो पर्सपेक्टिव है, उनके व्यूज हैं, है ना, उनके बारे में पता चलेगा। और सबको कंफ्यूजन होता है पहले वाले में कि भाई ये तो बहुत अच्छा लिखा है, प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता उनको संवेदनशील बनाना चाहती है। तो टीचर ने, जिसने बनाया है पेपर, उसने इसीलिए रखा कि सब लोग इसी को टिक कर दें। लेकिन उससे भी जो मेन मोटिव है वो डी नंबर का है। क्लियर है दोस्तों 78? कोई भी डाउट हो तो यस सर। बताइए ऑडियो से। क्लियर है? ओके, चलिए अब 79 बताइए। ईबीएस में मानचित्रण कौशल, मैपिंग स्किल जो होती है, जैसे अभी एक क्वेश्चन भी हमने किया है मैप वाला, उसी से आप थोड़ा जोड़ सकते हैं। ओके नेहा, तो 79 का डी लग रहा है नेहा को। सभी लोग करते जाएं जल्दी से। चलिए बिल्कुल दोस्तों, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, ठीक है। इसमें दोस्तों लाइव क्लास में थोड़ा यूट्यूब जैसा तो नहीं होता है, थोड़ा एरर आ रही हो या फंस रहा हो रुक रुक के वीडियो, है ना, नहीं सर, सब बफरिंग ठीक चल होने रहा है। लगती है। हाँ, इसमें पता है इसका फीचर जो क्या है ना, कि इसमें नेट जो है बहुत कम यूज होता है। क्योंकि उनने ये जो ऐप बनाया गया है वो खासकर छोटी क्लास के बच्चों के लिए, जो स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, प्राइवेट में। तो उन्हें, अब मान लीजिए कोई 40-50 साल का टीचर है, उन्हें कहाँ इतना ज्यादा पता है ना, उनके पास इतनी चीजें हैं कि बड़ा कैमरा हो कि यूट्यूब जैसी क्लास चलाएं बड़ी बड़ी, ना उनके पास डिजिटल बोर्ड है। तो इसी में सब कुछ दे दिया उनको, है ना। इसमें एक और रहता है, अब गांव के बच्चे मान लो ज्वाइन कर रहे, तो उनके पास इतना इंटरनेट है नहीं, है ना। तो ये सब इसमें बेनिफिट है कि बहुत कम डाटा में चल जाती है लाइव। चलिए ओके नेहा, तो क्लियर है 79 का बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं 80 नंबर पर। ईबीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है किसमें?
अब जो मैंने बताया था एकीकृत शिक्षा से जो जुड़ी, जो हमने डिस्कशन किया था उस पर, उसी से आप थोड़ा सोचना अच्छे से। तो ईबीएस की जो एकीकृत प्रकृति है, मतलब इसमें सामाजिक विज्ञान भी जोड़ा है, विज्ञान भी जोड़ा है, ये सब आखिर क्यों जोड़ा गया है? ओके, तो जितेंद्र को वही सी लग रहा है इसका। ठीक है, बिल्कुल, इसका कुछ लोगों को सी भी लगता है, कुछ लोगों को बी भी लगता है, ए भी हो सकता है लगे। आंसर देखिए सभी को करना है, जितने लोग भी जुड़े हैं। नेहा को डी लग रहा है। ओके, अब देखिए समझते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है और क्यों है। तो 80 का दोस्तों आपने बी ऑप्शन नहीं पढ़ा क्या? पाठचर्या के भार को कम करने और बच्चों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, मतलब मीनिंगफुल लर्निंग हो, वो समझ तो पाए, अपने आसपास के क्षेत्रों से जोड़ तो पाए कि हाँ यार ऐसा होता है। ये तो सूचना विवरण है, कोई भी चीज उनको बुक में ही भी लिखा है ना ये सब। तो एकीकृत प्रकृति मैंने क्या बताया था कि ईबीएस में जो 3 4 5 की क्लास में बुक्स बनी हैं, उनमें सामाजिक विज्ञान की चीजों को भी जोड़ा है, विज्ञान की चीजों को भी। क्यों जोड़ा है? ताकि उसका भार कम किया जा सके, ताकि उनको अलग से उसके बारे में ध्यान न रखना पड़े, वो इंटीग्रेट करके सीखें, है ना, चीजों को जोड़ के। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और यहाँ गड़बड़ी क्या हो गई पहले वाले में, कि इनने विशिष्ट प्रकरण को जोड़ दिया कि कुछ स्पेशल चीजें बस। ये तो सही था भार को कम करना, लेकिन इस बी में क्लियर हो जाएगा सार्थक लर्निंग। तो अब इससे आपको एक और चीज पता चली दोस्तों कि सार्थक शब्द जो है ये बहुत अच्छा शब्द है, तो इससे दोस्ती कर लीजिए, है ना। तो ये आपका आंसर भी सार्थक कर देगा। चलिए, अब 80 के बाद 81। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? ईबीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है, मतलब बच्चों के हमें ईबीएस के ज्ञान का पता करना है थोड़ा, कि उनको कितना पता है। तो हम कैसे पता नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमें कुछ जानकारी ज्यादा नहीं मिल पाएगी? चलिए, तो 81 का ए आंसर आ रहा है सहयोग। तो सहयोग तो वैसे अच्छी चीज है ना। कोऑपरेशन, मतलब कोई 2 4 बच्चे हैं, वो ग्रुप बना के चीजों को सीख रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं, तो इससे हमें पता चल जाएगा टीचर को कि यार अच्छे हैं, इनको काफी ज्ञान है ना। तो ये तो अच्छी चीज है सहयोग। हमें चीज देखना है अब इसमें गलत चीज, और इस क्वेश्चन में गलत चीज ढूंढना बहुत टेढ़ी खीर है। तो न्याय के प्रति सरोकार, ये भी सही बात है ना। समानता के प्रति सरोकार, ये सब ईबीएस में सामाजिकता में ये चीजें सिखाई जाती ना। संवेदनशील उनको बनाया जाता है चीजों के लिए। तो अवधारणा मानचित्रण क्या है ना दोस्तों? अवधारणा मानचित्रण ये है, जैसे हम जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें अब हमने बता दिया पहली अवस्था ये होती है, दूसरी ये। फिर हम क्या करते हैं, अच्छे बॉक्स बना के लिख देते हैं कि पहली ये, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब पहली के नीचे हम उसकी क्वालिटीज लिख देंगे पॉइंट बाय पॉइंट, पहली अवस्था की, कि संवेदी में क्या क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक में क्या होता है, मूर्त में क्या होता है, अमूर्त में। तो ये जो है आपका एक कॉन्सेप्ट मैपिंग है। तो कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों, ये तो एक सिद्धांत है, अवधारणा है। इससे हमें रट्टा मारने से थोड़ी कुछ पता चलेगा, तो इसीलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट शब्द को ध्यान रखेंगे दोस्तों हमेशा, तो ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा जरूरी नहीं है ना। कॉन्सेप्ट का यहाँ पर, क्योंकि वैसे तो जरूरी होता है समझना, अंडरस्टैंड करना चीजों को डीप में, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ाई से जुड़ा हुआ हो जाता है ना। तो यहाँ आपको अवधारणा को गलत कर देना, यानी कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा था। क्लियर है दोस्तों? 81 का आपका डी नंबर का।
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर मैं ऑप्शन दिखाता हूँ। वो अगर दिख जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि इससे ज्यादा जूम नहीं हो रहा है। तो 82 तक हो चुके हैं दोस्तों। जहां तक भी क्वेश्चन करना हो आप लोग बता देना, वहीं से सेशन खत्म कर देंगे। तो ये अल बरूनी वाला आपने जरूर पढ़ा होगा, ये बुक में भी दिया है कक्षा 5 की। ओके, तो 82 का नेहा आपने डी दिया है 82 का। अच्छा, पहले दे दिया आपने। ओके, बी। चलिए, तो 82 का दोस्तों करेक्ट आंसर जो होगा हमारा बी हो जाएगा, है ना। तो इसमें भी वही चीज आ गई, देखिए, रिकॉर्डिंग, अवलोकन में सुधार करने में, ठीक है। तो मेन मोटिव ये नहीं है, उसकी और अंदर की चीजों की बात है, कि इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में, और 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में, ताकि बच्चे भी सीखें कि अच्छा, ऐसा, ऐसी अच्छी टेक्निक थी, हम भी कोई नई टेक्निक बनाएंगे, ये सब। और बच्चों को इतिहास में सच की भूमिका की सराहना करने में। तो ये हमारा कौन कौन सा, ए सी डी, ये हमारे सही हो जाएंगे, और बी जहां होगा वो आंसर आपका नहीं होगा, है ना। तो ए सी डी बी ऑप्शन में है, बिल्कुल दोस्तों। चलिए, बिल्कुल नेहा, बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना इसको। अपनी कक्षा में 50 से अधिक बच्चों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए मोस्टली जो है इंद्रियां शामिल हों, है ना। मतलब हर तरह से सीखें बच्चे, देख के, सुन के, फील करके। तो कौन सा क्रियाकलाप है जो सबसे बेस्ट होगा। अच्छा, हो सकता है नेहा नेटवर्क की दिक्कत हो, कोशिश करें आप अच्छे से, अगर दिख जाए। अब दिख रहा है 83, या तो कहीं पर आपका क्लिक हो गया होगा किसी बटन पर, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। चलिए, तो बबलू ने डी आंसर दिया है। तो 83 का दोस्तों हमारा करेक्ट होगा 4 नंबर का। ये तो आपने, नेहा, अगर दिख भी नहीं रहा आपको तो इसको हम समझ सकते हैं, देखना। इसमें बोला गया कि ऐसा करना है टीचर को, कुछ बच्चों को कहीं किसी गतिविधि में जोड़ना है, और ताकि हर तरह से चीजों को वो समझ सकें, देख सकें, सुन सकें पूरा। तो इसके लिए हमें नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना होगा, ताकि बच्चे खुद उसका देखें, प्रैक्टिकली चीजों को फील करें। तो ये सबसे बेस्ट होगा। चलिए, अब 84 नंबर का है। तो इकरा एक टीचर है, अपने बच्चों को ईबीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। चलिए, तो अगर दिख नहीं रहा दोस्तों तो यहीं पर सेशन खत्म करते हैं। 84 का हमारा करेक्ट होगा बी नंबर का, ठीक है। ये सर शिक्षार्थियों दिख को रहा है तो सारा चीज अच्छा से। ओके, अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो क्या आगे की और क्वेश्चन करें दोस्तों। हाँ सर, इसका 30 जुमा दीजिए पूरा। ओके, 85 शायद रह गया है, लीजिए।
चलिए तो 85 का ओके नहीं है तो आपको सही दिख रहा है अब 84 का, तो ठीक है हो गया था बी। ठीक है 85 का आंसर क्या दिया है डी। ओके तो कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने में बिल्कुल ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी अनुशासन वाला भी आप टिक मत करना, अनुशासन वाला गलत हो जाता है क्योंकि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल। तो ये आपने स्टोरी पढ़ी होगी एक महिला की, ईवीएस की बुक में दी गई है, जो कि किस राज्य की है। तो 86 का जल्दी से बताएं। असम, ओडिशा, मिजोरम, झारखंड। चलिए बिल्कुल दोस्तों झारखंड। तो इसके बारे में आप आज जरूर पढ़ना कि तोरंग वाली स्टोरी ईवीएस की बुक में क्या दी गई है। तो ये झारखंड में है दोस्तों ये जगह, है ना। तोरंग का अर्थ है जंगल, झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस। अब आता है थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। तो इसका आप लोग आंसर बताएंगे या फिर मैं लगा के दिखाऊं अगर सीधा, तो आंसर करने की आपको जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बता ही देता हूं कैसे करना पड़ता है इनको। ओके तो 87 का नेहा को डी लग रहा है। ठीक है बट ये तो गलत है 87 का आपका। इसका सही आंसर है 100 मीटर ठीक पश्चिम। अब इसको देखते हैं करके, ठीक है कैसे कर सकते हैं हम इसको। तो आपका घर एक्स में है, ठीक है ये हो गया हमारा भाई ये घर एक्स में, और विद्यालय जो है यहाँ पर है। अच्छे से समझते जाना आप। वाई जो है ये विद्यालय हो गया। आपका विद्यालय ठीक सामने है, इसीलिए मैंने दोस्तों सामने बनाया एक्स और वाई को। परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग है, मतलब कहीं ना कहीं से आते होंगे फिर वाई तक पहुंचते होंगे। ठीक है तो बबलू बी आपका भी गलत है, ध्यान रखना। सी आंसर है। अब अपन देखते हैं क्यों है सी। ठीक है ए एक्स वाई हो गए। अच्छे से समझना, जिसको कभी भी समझ नहीं आती ये चीजें वो भी अच्छे से सुने। ठीक है अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं। तो अभी तो आप एक्स पर है ना, है ना। तो एक्स से शुरू करके दक्षिण में गए, कितने चले 125। ये चल गए 125, यहाँ पहुंचे अपन। फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार किया अपन ने। तो 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार किया पूरब में। अब यहां से जो है दोस्तों इस पॉइंट से पूरब कहाँ होगा, अपने राइट साइड में, यानी कि इस साइड जाएंगे पूरब की तरफ। तो ये अपना कितना है 100 मीटर। तो ये 100 चलेगा भाई, ठीक है ये 100 चल गए हम। और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो यहां से दोस्तों में ये पता चला कि अब 125 मीटर और चलना और पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोस्तों 100 मीटर है ना, ये पूरी ये बीच की डिस्टेंस कहलाएगी, है ना। और यहां से सीधा आप कहाँ गए उत्तर, यहाँ आए थे उत्तर गए और फिर 125 चले, क्योंकि ये वाला 125 और ये वाला 125 समान होगा, क्योंकि दोनों सेम चीजें हैं उतनी ही डिस्टेंस होगी। आमने सामने होती ना भुजाएं बराबर आयत की, इसीलिए। तो ये हो गया। अब इसका मतलब ये जो कितनी है 100 है, तो ये वाली भी तो 100 होगी ऊपर की, क्योंकि आयत बन गया ये। आयत की सामने की भुजाएं भी बराबर, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये 100 है। अब देखें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। यानी वाई से आपको सिलेक्ट करना है और विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर। तो एक्स पर आपका घर कहाँ पर है। अब यहां से देखना है इस साइड की दिशा क्या है, क्योंकि आपका घर तो इस तरफ है ना। तो भाई वाई पर आप खड़े हैं, अब इस साइड अपने लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो पश्चिम में एक्स होगा ना, होगा कि नहीं। तो आप समझ गए बबलू, पूर्व में नहीं हो सकता।
ना नहीं सर, उत्तर में हम घर आएगा के बिल्कुल सापेक्ष सही। विद्यालय का ले लिए थे सर। हाँ, यही तो दिक्कत हो जाती है ना, बहुत लोगों को होती है। तो जिस पर बोला जाए उसको नहीं करना, जिसके सापेक्ष के बाद जो चीज लिखी हो वो जोड़ना है अपन को। जैसे अपन ने वो करा था ना कि दिल्ली के सापेक्ष गुजरात की और पटना की, इसी तरह से इसकी करनी है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 100 मीटर ठीक पश्चिम। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन तो हर बार आता है। चलिए अब 3 क्वेश्चन और हैं। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों होमवर्क है, इसको आपको कल करना है। ठीक है, कल आपको यहीं डिस्कस होगा ये क्वेश्चन, तो आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा, आज लगा लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, तो अब 89 का बताइए जल्दी से। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो इसका क्या हो सकता है 89 का। ओके, तो बी और डी में से आंसर आ रहा है। ठीक है, नेहा को बी लग रहा है और 4 भी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 89 का दोस्तों हमारा करेक्ट होगा बी नंबर का। ठीक है, तो नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ये गलत चीज है। क्योंकि छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां ही होती हैं ना, कुछ होती हैं ना, तो इतना ज्यादा उनका इंपॉर्टेंस होगा नहीं। तो ये सही बात है, ये सही बात है, ये सही बात है, ये गलत है। ठीक है, तो हमें नहीं बोलना यानी गलत चीज ढूंढनी है। क्लियर दोस्तों। तो जितेंद्र, जो आपको डी लग रहा है वो बिल्कुल गलत बताया है आपने। वो आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जब इसकी आंसर की आई थी तो इसका बहुत सारे टीचर्स ने बताया था, इवन मैंने भी शायद आपको बताया होगा, क्योंकि क्लियर नहीं था किसी को भी। तो इसका ऑफिशियल आंसर जो आया है वो बी आया था। ठीक है, जो फाइनल आंसर की आई, वो अपन समझ भी सकते हैं कि कुछ नर मक्खियां केवल होती हैं उसमें, इसका मतलब है कि इतनी ज्यादा नर मक्खियों की इंपोर्टेंस नहीं है, बल्कि मादा मक्खियों की ज्यादा इंपोर्टेंस है ना। इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया बी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ नेहा, यही तो, अब ये आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि कई सारे टीचर दोस्तों ये बता देते हैं और हम लोगों के माइंड में ये रहता है कि केबल शब्द देखा और टिक कर दिया। तो अब केबल के भी अर्थ समझने पड़ेंगे ना हम लोगों को, सिर्फ केबल बस से काम नहीं चलाना। केबल का तो फिर तब यूज करना है जब कुछ भी ना सूझे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तब अपन को वो दिमाग लगाना है कि चलो केबल वाला आप टिक कर दो। ठीक है, तो अब 90 का तो पता ही होगा, डी बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका। इसका दोस्तों अफ्रीका है या अमेरिका। बताइए, आपने अफ्रीका पढ़ा है या अमेरिका, क्योंकि सीटेट ने शायद इसका सी आंसर दिया है। तो आप सर अमेरिका ही बताइए। आंसर सही होगा। हाँ, तो अमेरिका सही है ना। तो ध्यान रखना, यही दोस्तों ऐसा प्रैक्टिस करने से फायदा मिलता है। तो सी इसका करेक्ट होगा, ऑफिशियल आंसर सी है। चलिए, तो आज दोस्तों हमारे टोटल 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें एक जो अपना मैथ वाला था क्वेश्चन, ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और सभी को कोशिश करनी है, चाहे जहां मिले ढूंढे, इंटरनेट पे ढूंढे, कहीं सॉल्यूशन दिया हो यूट्यूब पर, लेकिन कोशिश करनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आता ही है। फिर हम कल आपको बताएंगे कैसे करना, ताकि एक क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आपको थोड़ा कोशिश ये करनी है कि 5-10 मिनट बढ़िया क्लास खत्म होने के बाद ऐप में देख ढूंढना है चीजों को। एक बार आप चीजों तक पहुंच जाएंगे कि ये टेस्ट यहाँ मिलते हैं, यहाँ पर पीडीएफ हैं। मैंने 2015, 16, 18, 19 इन सब के पेपर अपलोड कर दिए हैं। तो जो आप लोगों को कहीं और भटकना पड़ता था, सब एक जगह मिल जाएगा।
ठीक है, तो आज पूरा करना है और टेस्ट भी लगाना है उसमें।